हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू बाटा केमिस्ट्री क्लासेस, बीसीसी क्लासेस। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हमको अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का सेकेंड यूनिट का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो आज हमको पढ़ना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने क्या पढ़ा था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट कर लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो हमें आज एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले वो देखेंगे, फिर हम उसमें दो अलग अलग एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम वो सब आज कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जल्दी से। ओके, चलें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखें अपन। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन, and the pattern of radiation obtained after dispersion of beam is called spectrum। तो हम समझते हैं इस डेफिनेशन को। मतलब वो फिनोमेना स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, मतलब जो हमारे पास लाइट है उसको स्प्लिट करना है ना। स्प्लिट करना मतलब अपने अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना। क्लियर? अब वो देखते आगे कैसे, ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और जाहिर सी बात है, अभी हमने इसके पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा था, वहां पे हमें जो विजिबल रीजन मिला था, वहां पे हमें क्या मिला था? हमने देखा था विजिबल रीजन में हमारे व्हाइट लाइट जो होती है वो कैसी होती है, उसमें हमारे 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। वेव्यूअर के बारे में पढ़ा था अपन ने, और हर कलर की एक अलग वेवलेंथ होती है। तो अभी डिस्कस करते हैं उसको। और तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। आपको ये चीज देखा है, अपन ने लैब में भी देखा है, और आप पता भी होगा, जब भी एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो क्या होती है? अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना। तो ये हमने देखा है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्शन बोलते हैं। एंड द पैटर्न ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन आफ्टर डिस्पर्शन ऑफ बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और जो पैटर्न हमको मिलता है उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर? जो पैटर्न हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पैटर्न हमको मिल रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तो जनरली कैसा होता है, हम उसको बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, जो हम व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये अपने 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। वेवग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर में ब्रेक हो जाती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ये कलर कैसे होते हैं? कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक, बैक टू बैक। मतलब अगर एक कलर की रेंज इतनी है तो दूसरा कलर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल लाइन से अरेंज होते हैं। आपने देखा भी होगा रेनबो वगैरह जब बनता है ना। तो ये क्या होता है? कंटिन्यूस होते हैं। तो इसलिए व्हाइट लाइट से जो स्पेक्ट्रम बनता है, तो व्हाइट लाइट इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। डिसकंटिन्यूस इसको बोलेंगे सपोज कि बीच में से एक लाइट गायब हो जाए। अब एक लाइट जब गायब हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पे अपन वायलेट है और वायलेट के बाद ब्लू आ गया, इंडिगो नहीं है, तो वायलेट है ना। मान लो ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है। अब इंडिगो नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इस जगह ब्लू ले लेगा, बिल्कुल नहीं। ये अपनी जगह वहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। और ब्लैंक क्या रहेगा वो अपन आगे देखेंगे स्पेक्ट्रम में। ठीक है। विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम इज लाई बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। मीन्स यहाँ पे दी हुई हमको रेंज किस वेवलेंथ की। आपको ये याद होगा, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था, तब वहां पे हमने जब विजिबल रीजन देखा था। विजिबल रीजन जो हमारा इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन के बीच का छोटा सा पार्ट होता है, विजिबल रीजन जो हमारी व्हाइट लाइट जो आती है सन से। ठीक है। तो उसमें जो विजिबल रीजन होता है वहां पे हमारी व्हाइट लाइट आती है, तो उसका जो रेडिएशन, उसका वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ जो लाई करता है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर देखा जाए 750 नैनोमीटर, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता है हमने ये लिखा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इट इज ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। डिक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब क्या है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। आप जानते हैं 750। ठीक है, 750। और कहाँ जाके खत्म होगी? ये यहाँ पे 400 नैनोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? वेवलेंथ, अगर हम रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली रिलेशन होता है, और इंक्रीज क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। डेफिनेटली जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्लियर?
तो हमने ये देखा है कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने ये देख लिया स्पेक्ट्रम क्या होता है, जनरली स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, और हमने एक प्रिज्म के थ्रू देख लिया। और जो व्हाइट लाइट होती है वो कैसे होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, जनरली हमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने वो दो टाइप के पढ़ने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जनरली ऐसा होता है कि अपन को वो समझना है, जब भी हम अपने जो व्हाइट लाइट, अगर हम इस डायग्राम को देखें, फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम, जनरली डायग्राम बनाया हमने एक, है ना, तो क्या होगा, जो हमारा ये दिया सोर्स हमने लिया व्हाइट लाइट, कोई सा भी सोर्स हो सकता है, हमने व्हाइट लाइट सोर्स ले लिया। जब भी ये किसी भी एटम मॉलिक्यूल से आयन से पास करते हैं, हमारे पास कोई भी एक क्या कहते हैं, एक ग्लास ट्यूब होगा, या फिर हम जब कोई भी अरेंजमेंट में रखें ग्लास ट्यूब के अंदर जो भी गैस रखें, उसके डेफिनेटली एटम मॉलिक्यूल से आयन से फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जब भी हम अपनी व्हाइट लाइट उससे पास करते हैं तो उसके बाद हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जनरली वो डिपेंड नहीं करता, आपको जो नाम से समझ में आ रहा होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब कोई ना कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही होगी, और एमिशन मतलब कोई ना कोई चीज एमिट हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। तो नेक्स्ट हमको यही पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है आप समझ लीजिए जल्दी से। सबसे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग वेपर्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस आपके क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। जब हमारी कंटिन्यूस लाइट, जो हमारी व्हाइट लाइट है, जो किसी भी एक वेपर्स वाले ट्यूब से पास होगी, सब्सटेंस कुछ हीलियम गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है, जनरली हम अगर हीलियम गैस की बात करें तो हीलियम गैस हो सकती है, हम कोल्ड गैस की बात कर रहे हैं कोई सी भी। ठीक है, तो हम हीलियम गैस की बात कर रहे हैं, तो अगर हीलियम गैस अगर वहाँ प्रेजेंट है, सब्सटेंस हमारे कोई सा भी गैस हो सकता है। ठीक है, वेपर से सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन हो सकता है वो। It is observed that the spectrum obtained contains a number of dark lines in the continuous spectrum। मतलब उनका कहने का मतलब क्या, सेकंड पॉइंट का क्या है, जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, it is observed that the spectrum obtained contains a number of dark lines in continuous spectrum। मतलब जो हमारी लाइट जो है हमें अलग अलग 7 कलर्स की मिल रही है, सपोज हमें जो डिफरेंट 7 कलर्स की लाइट मिल रही है ना, उसके बीच में बहुत सारे वेवलेंथ्स की लाइट होगी बीच में, है ना। तो ये हो सकता है कि बीच में कि कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन हमारी एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब हो जाएगी तो कैसा होगा, उस प्लेस पे डार्क होगा। सपोज करो कि एक रेनबो फॉर्म हुआ है बीच में, ठीक है, और बीच से कुछ रेडिएशन गायब हो गई। तो जब कुछ बीच की रेडिएशन गायब हो जाती है वहां से, तब वहां पे क्या मिलेगा आपको, उस जगह पे आपको डार्क लाइन्स मिलेगी। क्लियर? आपको कैसे मिलेगी, डार्क लाइन्स मिलेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा एक्सरे जब भी होता है, जब क्रैक हो जाता है ना, कहीं भी बोन्स में, तो आप देखते हैं वहाँ पे कि जो एक्सरे की उसमें जो हीट होती है, उसमें आप देखते हैं जहाँ भी क्रैक होता है तो वहाँ पे एक डार्क ऐसी लाइन होती है बीच में, है ना। हमारे बोन्स तो पूरे वाइट दिखते हैं, पर जहाँ भी क्रैक होता है तो वहाँ पे एक अलग से क्रैक दिखाई देता है ना। तो उस जगह से क्या होगा, हमारा उतना रेडिएशन, जैसे सेम इसमें वहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे होगा, हमें डार्क लाइन्स दिखेंगे बीच में। ठीक है ना, तो मतलब हमारा ये सपोज करो ये हमारी डिफरेंट रेडिएशन है, ये हमारी रेडिएशन है। अब बीच में सपोज करो कि ये वाला एब्जॉर्ब हो गया, तो इसके प्लेस पे क्या होगा, वहाँ पे ये हमारे कंटिन्यूस है, पर इस प्लेस में क्या होगा, हमारा डार्क लाइन होगा। हम अभी देखते हैं डायग्राम में। और जनरली अगर हम बात करें, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। The dark lines appear due to the absorption of radiation of corresponding wavelength by the substance। जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, चाहे वो गैस हो या सोल्यूशन हो, ये जनरली जो हमें डार्क लाइन्स मिल रही हैं, जो हमें डार्क लाइन्स मिल रही है स्टूडेंट्स, तो वो जनरली क्यों होती है कि जो भी हमने वहाँ पे गैस या सोल्यूशन लिया, उसने उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, उस लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाजू की पूरी बेस थी पर उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो रेडिएशन वहीं रुक गई, वो जो एब्जॉर्ब हुई वहीं रुक गई, बाकी सब आगे बढ़ गई, और बाकी सब कुछ हमने स्पेक्ट्रम देखा तो बीच में हमें डार्क लाइन्स मिले। ठीक है ना। नेक्स्ट, द डार्क लाइन्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस अपीयर एट द सेम पोजीशन एट द ब्राइट लाइन्स इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सब्सटेंस। अब ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फिर से क्वालिटी के देखते हैं। द डार्क लाइन्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस अपीयर
एट द सेम पोजिशन एट द ब्राइट लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए अभी जब एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो अगर वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे अगर हम मान लो दोनों ही गैस का अगर एक सा ले लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना, सपोज करो कि हमने बोला कि ये वाली रेडिएशन हमारी एब्जॉर्ब हो गई, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, डार्क मिला। यहाँ पे हमको क्या मिला, डार्क मिला। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, एक ब्लैक स्पॉट मिला इनको यहाँ पे, ठीक है। पर यहीं पे अगर एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये सब गायब हो जाएंगे, सिर्फ यही लाइट हमारी एमिट है ना, ये लाइट। तो मतलब हमें डार्क लाइन जो मिलेगी, जहाँ पे डार्क हमें बैंड मिल रहा था, जहाँ पे हमें डार्क लाइन मिल रही थी, सेम उसी जगह पे हमें क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें वहाँ पे रेडिएशन देखने मिलेगा। ये लास्ट पॉइंट देखा जो अभी हम अगले एमिशन स्पेक्ट्रम में ये वाला पॉइंट बहुत से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम एक फ्लो डायग्राम देखें कि हमारे पास एक वाइट सोर्स ऑफ लाइट है, हमने कोल्ड गैस से पास किया कि वाइट लाइट पासिस थ्रू द गैस ट्यूब, जो भी हमने गैस ट्यूब से पास किया, तो आगे जब वो जाएगी, जैसे गैस ट्यूब क्या करेगा, कुछ पार्ट जो रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आगे वो रेडिएशन भेजेगा। मतलब जहाँ पे जो रेडिएशन आ रही है ना, तो सम रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब, सम रेडिएशंस क्या होंगे, ऊपर एब्जॉर्ब हो गए और बाकी यहाँ पे बढ़ गए। तो आपको देखिए, आप यहाँ पे आपको देखने मिलेगा हमारे स्क्रीन पे कि जो हमारा डायग्राम शो हो रहा है उसमें कुछ डार्क लाइन्स है, उसमें कुछ डार्क लाइन्स है, कंटिन्यूस कलरफुल एक आपको एक बैंड मिल रहा होगा देखने के लिए, पर बीच में कुछ डार्क लाइन्स दिखाई दे रही है। वो जो डार्क लाइन्स दिखाई दे रही हैं वो हमारा क्या है, वो पार्ट हमारा एब्जॉर्ब हो गया है, बाकी हमारा पूरा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस है। और जो एब्जॉर्ब हुआ है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया, क्योंकि जो पार्ट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, जिस रेडिएशन, जिस वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया है, वहाँ पे हमें डार्क लाइन मिल रही है, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको डार्क लाइन्स बीच में कुछ वर्टिकली दिखाई दे रहे है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जनरली क्या होता है, जनरली क्यों होता है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना, पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के कारण वाया सब्सटेंस, सोल्यूशन और गैस, और इसके कारण जो हमें डार्क लाइन्स मिलती है स्पेक्ट्रम में, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइन्स जो मिलती हैं, तो हमें क्या बोलते हैं, हम उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है उससे कारण हम इसका नाम क्या दिया हमने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। चलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझते हैं। अभी हमने समझा जस्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, नाम समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली कोई चीज़ एमिट हो रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या आता है, कोई चीज़ हमारी एब्जॉर्ब हो रही थी, मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, उसमें से कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया और उसको आगे बढ़ने दिया। मतलब उसमें से क्या हुआ, हमने कोई चीज़ आगे जा रही है, मतलब स्पेक्ट्रम एक रेडिएशन आगे बढ़ रहा है और रेडिएशन में से हमने कुछ पार्ट रोक लिया और रेडिएशन अपने आप आगे, मतलब जो जा रहा है वैसे ही जा रहा है, ठीक है। उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या हो रहा है, हम एमिट करवा रहे हैं, ठीक है। तो एमिट कैसे करवाते हैं वो हम समझते हैं जनरली। द एमिशन स्पेक्ट्रम अकर्स व्हेन द एटम्स आर इन द एक्साइटेड स्टेट। अब जनरली आपने ये चीज़ पढ़ा है पहले भी कि हमारा एटम क्या होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। आप समझते हैं इस चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस शेल में होते हैं, हमें पता ही है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जनरली इलेक्ट्रॉन्स जनरली एमिट कैसे होते हैं, या तो आप उसको एनर्जी देंगे, जब आप उसको एनर्जी देंगे तो ये सब क्या होता है, ये इसका ग्राउंड स्टेट होता है ना, ये इसका ग्राउंड स्टेट होता है, फिर ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है ना, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचेगा, या तो आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करिए, या तो आप इसको उसके ऊपर आप एक लाइट रेडिएट करवाइए, है ना, लाइट के रेडिएशन पे स्ट्राइक करवाइए, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा हमारा एटम कहाँ पहुंच जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे। और उसके बाद जब लौट के आएगा तब क्या होगा, वो रेडिएट करेगा एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो हमारी हायर एनर्जी स्टेट होती है, जो हमारी हायर एनर्जी स्टेट होती है एटम की, ये कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है ना। और एटम ज़्यादा देर तक हमारा अनस्टेबल स्टेट पे नहीं रह सकता, उसको वापस अपने स्टेबल स्टेट पे आना ही पड़ता है। और स्टेबल स्टेट में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उसको फिर से उसको रेडिएट करना पड़ेगा। जब वो उस एनर्जी को रेडिएट करेगा
वो क्या होगा, हमारा विजिबल फॉर्म में होगा, एमिट करेगा मतलब विजिबल फॉर्म में होगा, जो हमें स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, और हमारी हायर एनर्जी स्टेट कैसी होती है एटम के लिए, काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, जिसके लिए वो कैसा होता है, तुरंत अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करता है, ठीक है, आता ही है मतलब। एक्साइटेड एट, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एटम इज एक्साइटेड बाय द हीट और बाय इंसिडेंट ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने अभी देखा, excited atom of the excited state of the atom means that the energy of the atom is more than the normal or its states। जो उसकी स्टेट्स की एनर्जी, सपोज करो यहाँ पे जो एनर्जी है इसकी स्टेट की वो E1 है और इसकी क्या है E2 है, तो इट मींस E2 इज ग्रेटर देन E1। तो मतलब जब एटम अपने कहते हैं हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा तब उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ये एनर्जी ज्यादा होगी इस स्टेट पे और इस स्टेट पे एनर्जी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, when the atom is in excited state it is not stable, मतलब वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी, मतलब उसको स्टेबिलिटी, हमने समझा कि स्टेबिलिटी उसको चाहिए, फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी द एटम एमिट द रेडिएशन, है ना। तो क्या करेंगे, द एटम क्या करते हैं, एमिटिंग द रेडिएशन, एटम क्या करेगा, यहाँ से रेडिएशन एमिट करेगा, जो हमें क्या होंगे, विजिबल फॉर्म में होंगे, और वापस वो अपने किस स्टेट में आ जाएगा, हमारे स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, हमें जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा होगा हमारा, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आपको हमारे स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रम शो हो रहा होगा, तो आप देखिए वहाँ पे क्या है, एक हमारे पास एक पूरा ब्लैक है, उसके बीच में ब्लैक टाइप का स्क्रीन टाइप है, उसके ऊपर सिर्फ क्या कहते हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ विजिबल लाइंस मिल रही है। इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या था, अब देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये था कि हमारे पास पूरा विजिबल लाइट था, बीच में कुछ डार्क बैंड्स थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पूरा डार्क बैंड है, बीच में कुछ फिर विजिबल लाइट है, ठीक है, मतलब सिर्फ वही पार्ट विजिबल हो रहा है जो उसने क्या किया, जिसने जो क्या करेगा, लौटते समय जब वापस अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आएगा तब क्या होगा, वो रेडिएट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसने अपने रेडिएशंस को एमिट किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था, वो चीज़ हमारी क्या हुई थी, वो रेडिएशन हमारा एब्जॉर्ब हो गया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर। अगर हम देखें दोनों को, आप कंपेयर करके देखें कि दोनों अगर कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस पार्ट में अगर हम देखा जाए दोनों हीलियम के, हम कंसिडर करें कि हीलियम का हमारे पास स्पेक्ट्रम है, तो देखिए जहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, वहाँ पे वो एमिट हुआ है, ठीक है। और जनरली एमिट कब होता है, जब हम उसका हीट करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या था, हमारे जो है कहते हैं एक कंटिन्यूस लाइट में कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा था रेडिएशन का, और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ एक पार्ट जो रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन है वो क्या हो रही है, एमिट हो रही है ना। एटम क्या कर रहा है, उसको एमिट कर रहा है, और जो एमिट कर रहा है उतना ही, क्योंकि हमारा एटम जो है उस पर्टिकुलर ही क्या होगा, उस रेडिएशन को एमिट कर सकता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा होगा, और जब एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है, वहाँ से जब वो वापस आएगा नीचे, तो उसको पर्टिकुलर उसी बैंड की फ्रिक्वेंसी को ही, रेडिएशन को ही एमिट करना पड़ेगा वेवलेंथ की, तब वो हमें क्या होगा, उतना ही पार्ट विजिबल हो रहा है, ठीक है। क्लियर। तो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। क्लियर, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जनरली जब बात करें एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, तो एमिशन स्पेक्ट्रम तो जो उस टाइम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जब डिस्कस किया जा रहा था, उस टाइम पे जब हमारे साइंटिस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में किए गए थे, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से काफ़ी क्लोज पहुंच गए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कब बन रहा, जब भी ऑब्जर्व किए, बनाने की कोशिश कर रहे होंगे वो उस टाइम पे, तो हाइड्रोजन एक मात्र ऐसा एलिमेंट है इसको सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किए थे, ऑब्जर्वेशंस लिए थे, और ये काफ़ी हेल्पफुल था एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक डायग्राम, इसमें ये शो हो रहा होगा कि इसमें एक ग्लास ट्यूब है, एक स्लेट है, एक लाइट पास हो रही है प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास होने के बाद वो क्या हो रही है, हमारी लाइट क्या स्प्लिट हो जा रही है, लाइट क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है, ठीक है। और बाजू में उसके आपको एक डायग्राम और दिख रहा होगा
जिसमें आपको क्या दे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब वो क्या डायग्राम है हम जल्दी से हम इसमें समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, इट कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग द लाइट बीइंग एमिटेड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम किससे, हमें ये चीज़ जो रेडिएशन जो मिल रहे हैं, हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो किससे मिल सकता है, बाय पासिंग द लाइट एमिटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है वो समझते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, मीन्स जो डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास उसमें जनरली क्या फिल है, उसमें हाइड्रोजन गैस फिल है। इसका प्रेशर क्या है, लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस फिल है। When the electric discharge is passed through the hydrogen gas, its molecule dissociates into hydrogen atom। मतलब जो हमारा ये कहते हैं हाइड्रोजन गैस फिल है, जब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होगा तो H2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू HNH, मतलब एक इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक होगा तो उसके वो कैसे ब्रेक हुआ होगा, उसने एक्सटर्नल एनर्जी ली, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने एक्सटर्नल एनर्जी ली। और जब एक्सटर्नल एनर्जी लेगा जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो ब्रेक होगा HH में, मीन्स जब हाइड्रोजन का एटम होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। मीन्स जब ज़्यादा एनर्जी होती है एटम के पास तब वो अपने नॉर्मल लेवल से हायर लेवल पे, मतलब हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है। मतलब उसका एटम कैसा होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, जिस स्टेट पे जब वो वापस दोबारा आता है अपनी नॉर्मल स्टेट पे तब वो रेडिएशन एमिट करता है। और यही रेडिएशन हमें स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं। द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम दस प्रोड्यूस एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। Next, the line in the emission spectrum of hydrogen are present in ultraviolet, visible and infrared region। ठीक है, तो जनरली जो हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो मिल रहा था वो 3 रीजन में देखा गया था, कैसे में, अल्ट्रावायलेट और विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन। क्लियर। तो डायग्राम में आपने देखा होगा कि आपको इसमें शो हो रहा है कि हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो इसलिए शो हो रही है कि हमारा क्या है, जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम जो लाइन रेडिएशन जो ऑब्जर्व हो रही है उसके बारे में बताता है। और इसके बारे में जो हमारा जो अलग अलग स्पेक्ट्रम जो हमें मिला है अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड रीजन में, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखते हैं सीरीज के बारे में, जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज हमने बात करते हैं। लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आर क्लासिफाइड इनटू 5 सीरीज। These 5 सीरीज आर लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पेफोन सीरीज। तो जो लेमन सीरीज थी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी। हमने देखी 3 रीजन देखे थे, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल एंड इंफ्रारेड। तो जो लेमन सीरीज की जो स्टडी थी लेमन ने की थी वो अल्ट्रावायलेट में की थी। बाल्मर जो थी हमने विजिबल रीजन में की थी। और पार्शियल और ब्रैकेट और फोन ने अलग अलग रेडिएशन थे जो कि सिर्फ इंफ्रारेड रीजन में ही थे। ठीक है, तो बाल्मर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, 1885 में क्या किया था, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था वेव नंबर का। आपको पता है वेव नंबर क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। क्लियर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन्होंने एक सीरीज, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो उन्होंने क्या दिया, 109677, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और बाद में उन्होंने क्या किया, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया वेव नंबर निकालने के लिए। पर जो उस टाइम पे किसके लिए था, वैलिड सिर्फ बाल्मर सीरीज के लिए था। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाद में लेटर ऑन रेडबर्ग ने क्या किया, इस फॉर्मूले को और जनरलाइज किया, इसको और क्या किया, उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया सारी सीरीज पर। उन्होंने इसको ऐसा चीज में मतलब उन्होंने ड्राइव किया, उन्होंने क्या किया, सेम वेव नंबर को 109677 बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उन्होंने ये नंबर दे दी। n1 और n2 दो हमारे क्या इंटीजर्स है जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 6 हो सकती है। क्लियर। पर यहाँ पे जो हमारा जो पहले जो हमने लिया था, जो n की वैल्यू है वो 2 से हमेशा बड़ी होगी। इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था वो n = एनर्जी लेवल को ऑब्जर्व किया था। मतलब जो ग्राउंड स्टेट जो थी वो एटम की n = 2 वाली थी। मतलब सेकेंड स्टेट पे ही हमारे रेडिएशन ऑब्जर्व किए थे। तो डेफिनेटली अगर सेकेंड स्टेट पर अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा जो एक्साइटेड होकर जो पार्टिकल जो भी एटम अगर बोले वो कहाँ पे आएगा, वो 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। इसलिए उन्होंने इनिशियल स्टेट क्या ली थी, 2 है ना। और फाइनल आपकी कुछ भी हो सकती है 3 4 5 से, जहाँ से हमारा एक्साइटेड होकर लौट के आएगा। ठीक है। पर लेटर ऑन रेडबर्ग ने क्या किया, इस चीज़ को और जनरलाइज कर दिया और ये सभी सीरीज पे अप्लाई कर दिया। मीन्स n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। और n1 और n2 क्या था, फॉर लेमन सीरीज n1 = 1। इट मीन्स n1 = 1 कि हम फर्स्ट लेवल की बात चल रही है कि हमारा जो भी पार्टिकल एक्साइटेड होकर लौट के आ रहा है वो फर्स्ट पे आ रहा है। पर कहाँ से आएगा, अगर फर्स्ट पे है तो कहाँ से लौट के आएगा, डेफिनेटली सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा। तो n1 की वैल्यू 1 होगी, सॉरी यहाँ पे n1 आएगा। ठीक है, n1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी। क्लियर।
N1 की वैल्यू 1 होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो बाल्मर ने तो सेकंड के लिए बता ही दिया था कि N1 सेकंड और सेकंड में होगा और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से आएगा। पार्शियल ने क्या किया, थर्ड N1 की वैल्यू क्या होगी 3, जो हमारे पार्टिकल होगा कहाँ से 4, 5, 6, 7। क्लियर। सेम वैसे ही हमारा ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ने बता दिया था, फिर 4 से N1 की वैल्यू 4, N2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड पिफुन ने N1 इज इक्वल टू 5 और N2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमने जनरली आज देखा क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमने पांचों सीरीज के बारे में देखा, तो पांचों सीरीज के बारे में स्टडी किया गया था। इससे हमारा मेन एटॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा, इससे हमें हेल्प मिली थी इसके क्या देखने, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। ठीक है, साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो हाइड्रोजन को लेके ही किए थे, और उस टाइम हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम सिर्फ सबसे पहले बनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम देखा, दोनों में डिफरेंस देखा। ब्राइट फ्रेंज और जो हमारा डार्क फ्रेंजेस थे, तो हमें डार्क बैंड जो शो हो रहे थे, और एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारा उसी जगह पे सिर्फ हमारा एमिशन मिल रहा था जहाँ पे इसमें डार्क था, जहाँ डार्क हो रहा था वहीं एमिशन है, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, हमें रेडिएशंस मिल रहे थे, मतलब सेम जगह पे ही मिल रहे थे। हमने ये भी देखा। फिर हमने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखा आज, क्लियर, जिसमें हमने अलग अलग सीरीज़ देखा, ये हमें समझ में आया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। क्लियर, थैंक यू। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, है ना, और अपने घर वालों को बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।